घर में भी कोविड का माहौल था। मेरे अच्छा। पापा को भी आईसीयू में एडमिट किया गया था। अच्छा अच्छा। जैसे ही कोविड थोड़ा थोड़ा हल्का सा कम हुआ तो घर वालों ने बोला कि अभी जॉब स्टार्ट करनी पड़ेगी, लेकिन मैं तो 1 ईयर से यही लगा पड़ा था कि कैसे इंडस्ट्री स्टार्ट करना है, उसका बेस कैसे बनाना है। लेकिन अभी एग्जीक्यूशन के लिए मैं फ़ंड ले नहीं सकता था क्योंकि मुझे फैमिली की कंडीशन पता थी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ये बहुत 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 ही प्यारा पॉडकास्ट रहेगा क्योंकि गेस्ट को आज हम मिलने वाले हैं। वो आप देखेंगे उम्र में बड़े छोटे से लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनकी उम्र 22-23 साल से ज़्यादा हो। ज़्यादा डिटेल में हम जानेंगे जब इनसे बात करेंगे। ये बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर, क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर है और इन्होंने अपनी इंडस्ट्री डाली है बीवीएम इंडस्ट्रीज़ करके। बड़ौदा में जन्मे हैं और बड़ौदा में ही रहते हैं और बड़ौदा में ही को ही इन्होंने अपनी कर्म मूवी बनाया है। तो आइए मिलते हैं इस यंग जेंटलमैन से जिसका नाम है मिस्टर भाविन महेरिया। भाविन भाई, हेलो एंड वेलकम, हाउ आर यू? हेलो, आई एम फाइन। भाविन भाई, आप क्या एज है आपकी? सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप 22-23 साल से ज़्यादा हो और आपने इंडस्ट्री शुरू कर दी है। सर मेरी एज है 27 राइट नाउ। अच्छा, Yes. ओके, वंडरफुल। तो आप यंग लगते हो। हाँ, यंग इन एज एंड यंग इन स्पिरिट। यस। ओके, ठीक है भाविन भाई। तो चलिए जानते हैं आपके बारे में। आपका कहाँ जन्म हुआ, कहाँ बढ़े, कहाँ पढ़ाई की और कैसे आप यहाँ तक आए, उस इंडस्ट्री को आपने कैसे स्टार्ट किया। थोड़ा अपनी जर्नी बचपन की और पढ़ाई के बारे में बताइए। ओके सर, मेरा नाम है भाविन महेरिया। मेरा जन्म बड़ौदा में ही हुआ है। मेरी अच्छा। स्कूलिंग एंड एजुकेशन पूरा बड़ौदा में हुआ है। मैं 10th के बाद डिप्लोमा इन मैकेनिकल किया मैंने। 10th डिग्री किया इन मैकेनिकल। राइट नाउ आई एम जम्मू में, मेरा एडमिशन है बिजनेस डेवलपमेंट में, वो भी कर रहा हूँ साथ अच्छा। साथ। यस। ओके। और मैंने 2018 में भी मेरा कंप्लीट किया इन मैकेनिकल। उसके बाद जैसे सब सोचते हैं कि जॉब करें या बिजनेस करें, तो मेरा थॉट था कि पहले से मतलब 10th के बाद ही मेरे माइंड में था कि मैं बिजनेस ही करूँगा, लेकिन वे कौन सा होगा, उसके लिए मुझे 6-7 साल लगे। ये बिजनेस का कीड़ा इतने छोटी उम्र में कैसे आया? वो ऐसे हर गुजराती को ऐसे होता ही है कि बिजनेस करेंगे। अच्छा। तो उसी हिसाब से मुझे भी पहले से था जब छोटी उम्र थी, लेकिन कैसे करेंगे वो नहीं पता था, जैसे छोटे हाँ, बच्चे ठीक को आ जाता है। यस। तो मेरा 6-7 साल तो ये आइडेंटिफाई करने में गया कि करूँगा क्या, बिजनेस तो करना है, इंडस्ट्री डालनी है, कैसे करेंगे। ओके। और ये भी था कि भाई इंडस्ट्री डालनी है। हाँ, इंडस्ट्री बिजनेस करना डालनी है, ये है। नहीं करना कि ट्रेडिंग करना है या नहीं, इंडस्ट्री डालनी है। इंडस्ट्री ही डालनी है अरे, और जॉब करनी नहीं है। अच्छा, ये भी क्लियर था। यस। अरे वाह। तो फिर आपने जैसे इंजीनियरिंग क्लियर किया, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, उसके बाद में आपने फिर क्या किया? जॉब की या सीधे फिर इंडस्ट्री में आ गए? नहीं सर, जैसे कि मैंने 2018 में कंप्लीट किया मेरा इंजीनियरिंग, तो हर बिजनेस के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैंने भी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर रिलायंस बड़ौदा में जॉब स्टार्ट की। अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये जॉब आपकी कितने साल चली और किस फैकल्टी में आपने जॉब की बेसिकली? ओके। तो सर मैंने जॉब में करने का मेन मोटिव था सीखने के लिए जी। कि कोई एक प्रोडक्ट मेरे को चाहिए। अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ में, तो मुझे मैकेनिकल के कोर में ही जाना पड़ेगा। तो रिलायंस एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके। मेन चीज़ है कि आप प्रोडक्ट कौन सी लोगे और उसमें आप किस में एक्सपर्टाइज लोगे। तो मैंने 2018 के बाद 2019 में जनवरी में मैकेनिकल एज अ मैकेनिकल इंजीनियर बड़ौदा डिवीज़न में जॉब स्टार्ट की। अच्छा, वो मेंटेनेंस में? यस, मेंटेनेंस में। ओके। तो उधर पूरा शट डाउन एंड ऑल प्लांट सब रहते हैं, तो पूरा शट डाउन रहता है। उसमें बॉयलर डिवीज़न है, स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन, पाइपिंग, इरेक्शन, ठीक है। एंड हीट एक्सचेंजर का वर्क रहता है। उसका सर्विसेज का वर्क रहता है, कैसे उसको रिपेयर करते हैं एंड ऑल। तो ये जब आपने मेंटेनेंस का काम शुरू किया रिलायंस में, तो उस दरमियान आपने क्या क्या एग्जैक्टली सीखा और क्या क्या सोचा प्रोडक्ट्स के बारे में?
जब मैंने मैकेनिकल मेंटेनेंस में रिलायंस में जॉब स्टार्ट की, तो पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा वाला वर्क हम कर सकते हैं। मतलब स्ट्रक्चर का भी है, पाइपिंग का भी है, एक्सचेंजर का भी है, एंड इरेक्शन का वर्क है जो मतलब लोडिंग अनलोडिंग का है, उसमें भी जैसे पूरा प्लांट एस्टेब्लिश करना है। ये तो मेन फोकस एरिया क्या रहेगा, इसके बारे में मैंने 2-3 महीने पहले सोचा कि जैसे कि स्ट्रक्चर का वर्क है तो उसमें क्या करेंगे, मतलब कैसे करेंगे। ये लोडिंग वाला वर्क है, कुछ फेलियर हो सकता है। इरेक्शन का वर्क है, फैब्रिकेशन का वर्क है। तो ये मुझे एक वर्क दिखा हीट एक्सचेंजर का, तो हीट एक्सचेंजर में रिपेयरिंग। अच्छा, ओके। तो वो आपने पहला की पॉइंट पॉइंट, सोचा यस, कि भाई की ये, पॉइंट। हाँ ओके मुझे फाइन, ये की पॉइंट लगा कि ओके। ये वाला वर्क है जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा है एंड इसमें मैं थोड़ा बढ़ भी सकता हूँ। अच्छा, तो फिर क्या किया आपने वो हीट एक्सचेंजर के काम के बारे में? तो जैसे ही मैंने देखा कि ये वाला वर्क हर प्लांट में है, तो मैंने पूछा अपने सीनियर्स से कि ये जो एक्सचेंजर्स, कंडेंसर, चिलर्स, अलग अलग टाइप है एप्लीकेशन के आधार पे, कि ये जो वर्क है वो उसका क्राइटेरिया एंड क्या है, इसका मार्केट मतलब इंडस्ट्री अपने रिलायंस में ही कितने होंगे। मैं, ओह, यस, ओके, ठीक है। तो वहीं से आपकी शुरू हो गई हाँ, इंक्वायरी करना कि कैसे, यस, इंक्विजिटिवनेस, यस, ठीक है। दिमाग में तो बिजनेस था, हाँ। ठीक है। तो फिर क्या जवाब मिला आपको? तो मैं जब सीनियर से पूछा, जो मैकेनिकल हेड थे, तो उन्होंने बताया कि जो हीट एक्सचेंजर है वो इंडस्ट्री का हार्ट है। अच्छा। उसके बिना इंडस्ट्री चलेगा नहीं। ये होगा तभी अपना इंडस्ट्री चलेगा। ये हीटिंग एप्लीकेशन में, चिलिंग में, बॉयलर में, फिर अपना री बॉयलर में, ऑयल कूलर में, हर जगह चलता है। ओके। कितने साल सर्विस की आपने रिलायंस में? ऐसे तो मैंने 6 to 8, मंथ? 6.5, 6 मंथ, आप 6 मंथ गिन सकते हो। अच्छा, तो उस 6 महीने में आपने क्या सीखा? मेंटेनेंस करना सीखा इसका, हीट एक्सचेंजर्स का, और मैंने 6 महीने में पहले ये देखा कि ये जैसे कि हीट एक्सचेंजर है, तो अपना जितना भी प्लांट है, 11 प्लांट है रिलायंस का, कहाँ वहाँ पे क्या क्या एप्लीकेशन में लगा है, अच्छा, ओके, मैंने आइडेंटिफाई किया। उसका P&I होता है प्लांट का, प्लांट एंड लेआउट। करेक्ट। तो सीनियर से मैंने पूछा कि आप मुझे इसका सिस्टम बताओ कि जैसे कि ये यहाँ से इनपुट आता है आपका मटेरियल, तो कहाँ कहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगे हुए हैं और क्या वर्क करता है। ओके। तो उसके हिसाब से मैंने एक रफ क्राइटेरिया निकाला कि हाँ, एक छोटे से प्लांट में जो मतलब 1 किलोमीटर का है, उसमें इतने एक्सचेंजर है, और जो ऑयल रिफाइनिंग का काम करते हैं इतने, मतलब छोटे से प्लांट में एक एक्सचेंजर की वैल्यू मतलब 5,000 ट्यूब, एक रूम जितना बड़ा। करेक्ट, ठीक है। तो फिर इस एक प्रोडक्ट के साथ आपने दिमाग में सोचा कि मैं बिजनेस करूं या कैसे? हाँ, यही प्रोडक्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी, क्योंकि अच्छा। मेरे सीनियर ने बताया कि ये जो है ना, इसमें मोनोपोली है अच्छा। और इसमें एक्सपर्टीज़ भी चाहिए। अगर आपने इसको सीख लिया और आप इस सेक्टर में आगे बढ़े और आपका उसमें मोनोपोली एंड एक्सपर्टाइज आ गया, तो आप इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। ओके। तो जो वो आपके बीज बोया हुआ था उसमें इन्होंने पानी डालने का काम कर दिया आपके बॉस ने, डेफिनेटली, यस। और उनको नहीं पता था कि आप बिजनेस करोगे? नहीं नहीं, मतलब मैं बोलता था सर को कि सर देखिए, मुझे जॉब तो करनी है नहीं, मैं अच्छा। इधर आया हूँ सीखने के लिए, अच्छा, तो मुझे हर डिपार्टमेंट का नॉलेज चाहिए। ओके। तो वो CES था, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो उसमें पूरा रिलायंस का कोर टीम बैठती थी। अच्छा। तो उसमें प्लानिंग भी था, परचेज भी था एंड ऑल था। तो मैं हर किसी से, मतलब उम्र में छोटा था, तो हर Okay. किसी से नॉलेज शेयर लेता था और शेयर भी करता था कि अच्छा। सर परचेज में क्या काम करते हैं, प्लानिंग कैसे होता है एंड ऑल। ठीक है। तो ये 6-8 महीने में आपने रिलायंस में काम करते करते कब ये सोचा एग्जैक्टली कि मुझे इंडस्ट्री डालनी है? ओके, तो बेसिकली द मेन की पॉइंट कोविड है इसमें। ओह, अच्छा। यस, जब कोविड की शुरुआत हुई तो सब जगह पे ऐसे लॉकडाउन लगने लगा। लेकिन आपने तब तक जॉब छोड़ दी थी? नहीं, चालू। चलो थी, यस। ओके, या। तो कोविड के टाइम सब ऐसे माहौल बना था कि सब बंद हो जाएगा एंड ऑल। तो Correct. मुझे भी लगा अगर मेरे पास कुछ टाइम, अभी कुछ रिस्क ले लूँ मैं, कि ठीक है अभी एक्सचेंजर का मुझे पता चल गया, लेकिन अभी यहाँ सिर्फ वर्क हो रहा है, अभी मुझे इसमें एक्सपर्टीज चाहिए, तो उसके लिए मुझे निकलना पड़ेगा इधर से। ओके।
तो कोविड के टाइम मैंने जॉब छोड़ दी। हम्म। कोविड जब स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ओके, फिर क्या किया? देन कोविड स्टार्ट एंड सब लॉकडाउन लग गया। जी। अभी मैंने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया ओके। कि इसका मार्केट कैसा है, हम्म। कहाँ पे ये लगता है, ओके। एंड इसको हम कैसे मोनोपोली बना सकते हैं। अच्छा। हमको क्या टीम चाहिए, कैसी कैसी मशीनरी चाहिए, ओके। इसके कौन सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है जो अभी टॉप पे है। ओके, तो सारा होमवर्क आपने ड्यूरिंग कोविड कोविड किया? किया। तो कोविड तो 2 साल चला, यस। तो होमवर्क कितना टाइम किया आपने? मैंने होमवर्क किया पूरा 2020। 1 तक? हाँ 21 तक, यस 21 तक। ओके, तो होमवर्क करने के बाद में अब बारी आती है उसको एग्जीक्यूट करने की। यस क्योंकि पेपर पे आपके पास बहुत कुछ होगा, बहुत सारा मटेरियल आपने यस यस। बनाया होगा, लेकिन अब आती बारी है एग्जीक्यूशन। इंडस्ट्री तो एग्जीक्यूशन के बगैर तो होता नहीं। तो एग्जीक्यूशन करने के लिए कैसे स्टार्ट किया आपने? दिमाग में फैमिलीज़ को बताया होगा, फ्रेंड्स को बताया होगा, बैंक से लोन लेने के बारे में सोचा होगा, बहुत कुछ सोचा होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कोविड के टाइम में जब मैंने जॉब स्किप की, तब मेरे को मतलब मुझे ऐसा लगा कि हमें थोड़ा मतलब प्रोडक्ट तो है लेकिन स्किल की भी डेवलप करनी पड़ेगी। जी। एक प्रोडक्ट को लेके हम जा नहीं सकते। अप्रोचिंग मेथड क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, मार्केटिंग क्या होगी, ये सब देखना पड़ेगा। तो विद इन कोविड मैंने 33 कोर्सेज किए अलग अलग। अच्छा। यस। तो वो किस तरह के कोर्सेज? जैसे कुछ टेक्निकल कोर्सेज हैं हीट एक्सचेंजर के रिगार्डिंग, अच्छा। कुछ मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, टीम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, ओके। देन परचेज एंड ऑल, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होगी, मार्केटिंग मेथड क्या होगी, आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे रख सकते हैं बाज़ार के बीच में कि 100 प्रोडक्ट आपके जैसी है लेकिन आप 101 वाली प्रोडक्ट कैसे बन सकते हैं, और वो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट क्यों लेगा, आप ऐसी कौन सी सर्विस एक्स्ट्रा दे रहे हो, या फिर आपका ऐसा कौन सा एसओपी है, यूएसपी है, यूएसपी है कि आप उसको वो प्रोडक्ट आपसे ही लेगा। ठीक है। तो ऐसे मैंने 33 कोर्सेज किए, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, सब जगह से, टाटा के भी किए एंड ऑल, ओके, फाइन। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी किया। ओके, तो ये कोर्सेज ने आपकी बिजनेस की जर्नी को कैसे हेल्प किया? ये सारे कोर्सेज ने मुझे टेक्निकल के साथ साथ मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग इसमें बढ़ावा दिया। अच्छा। टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा अपने को आ गया 50%, देन मार्केटिंग क्या है ये सिखाया, मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है ये बताया। ओके, अब बारी आती है उसको सपने को सच करने की। यस। ठीक है ना? तो ये कैसे स्टार्ट किया आपने? कैसे आपने घर वालों को बताया? ओके। मतलब आप तो जॉब कर रहे थे, तो ये तो जॉब छोड़ दी थी। हाँ, मतलब पहले तो जॉब कर रहे थे, यस, फिर आपने ये सारे कोर्सेज किए, तो मेरे को तो लगता है जैसे मेरे घर वाले होंगे तो यही सोचेंगे कि कोर्सेज कर रहा है तो अब नेक्स्ट जॉब में ही जाएगा और आगे तरक्की के लिए। आपके यहाँ क्या माहौल था? जैसे ही कोविड थोड़ा थोड़ा हल्का सा कम हुआ तो घर वालों ने बोला कि अभी जॉब स्टार्ट करनी पड़ेगी, लेकिन मैं तो 1 ईयर से यही लगा पड़ा था कि कैसे इंडस्ट्री स्टार्ट करना है, उसका बेस कैसे बनाना है। मैंने एक चार्ट लेआउट सब बना दिया था। मैं अपने रूम में बैठता था डेली लैपटॉप लेके, हाँ। और एक चार्ट बनाया था कि क्या प्लानिंग रहेगा कि हम इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे 1 तारीख को, तो 15 तारीख तक ये काम हो जाना चाहिए। मैंने तो प्लान बना के ही रखा था। अच्छा, तो फिर कैसे फैमिली को ब्रेक किया ये न्यूज़? तो जैसे कोविड चल रहा था तो सब कोविड इतना ज़्यादा था कि हर किसी के घर में कोविड का माहौल था, तो मेरे घर में भी कोविड का माहौल था। मेरे पापा को भी आईसीयू में एडमिट किया गया था। ओह, अच्छा अच्छा। तो जब मैंने देखा कि अभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तो मनी वाइज बहुत खर्चा हो चुका था कोविड में। अच्छा। हॉस्पिटल में। तो जब ये मैंने प्लान तो बना दिया था, लेकिन अभी एग्जीक्यूशन के लिए मैं फ़ंड ले नहीं सकता था क्योंकि मुझे फैमिली की कंडीशन पता थी। सही है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बिना हर कोई सोचेगा कि कैसे करें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, और हर उस यंग एंटरप्रेन्योर के लिए
जो पहली बार बिजनेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो लोगों को यहीं पे आके रोक देता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं। चलिए बताइए आपने क्या किया। तो जैसे कि हर कोई सोचता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बिना बिजनेस नहीं होता, तो ये बात गलत है। अच्छा। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपको कुछ करना है, तो फिर उसमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा। आप एक बार स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस रखो एंड देन उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट करो कि कहाँ से फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या होगा। जैसे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, तो वो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए या फिर किसी से लीजिए। अगर करना ही है तो फिर बातचीत करनी पड़ेगी, घूमना भी पड़ेगा। एंड जिस आपके पास जैसा नॉलेज मतलब आपके पास नहीं है तो किसी हायर अथॉरिटी से लीजिए, फ्रेंड से लीजिए, किसी से पूछिए, लेकिन पॉजिटिव करेक्ट वे में। राइट। लेकिन मेरा ये सवाल था कि आपने कैसे फैमिली को बताया अच्छा कि मुझे ये बिजनेस करना है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब पापा डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से, तब थोड़े टाइम के बाद नॉर्मल माहौल था, तो मैंने पापा से कहा कि पापा अभी मुझे जॉब नहीं करनी है, मेरा ये थॉट है मुझे ये वाले प्रोडक्ट में हीट एक्सचेंजर डिवीज़न में आगे बढ़ना है और पहले मैं सर्विस से स्टार्ट करूँगा। तो मुझे इंडस्ट्री डालनी है, मतलब सर्विस सेक्टर से स्टार्ट करते हैं। सो सर्विस ऑफ प्रोडक्ट्स। यस, अच्छा। सर्विस ऑफ प्रोडक्ट की एक्सचेंजर की सर्विस से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे इंडस्ट्री डालनी है, मतलब रजिस्ट्रेशन एंड ऑल करना है। तो पापा ने बोला कि एज पर हमारे ख़ानदान के मुताबिक कोई जॉब के अलावा कुछ सोचा नहीं है किसी ने। अच्छा ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल काम है बेटा हमारे लिए, करेक्ट, कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा। वही आ गया। यस, और अभी जो हॉस्पिटल एंड ऑल हो चुका है उसके तरह से तुझे पता ही है, मुश्किल है। तो मैं बोला ठीक है पापा कोई बात नहीं, मैं मेरी तरह से ट्राई करता हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस है इस बात पे। ओके। तो मैं करता हूँ मेरी तरह से, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे 1 साल दे दीजिए। ओके, तो एग्री कर गए? हाँ बोला हाँ कोई बात नहीं, चल तेरे को अभी तेरा करना ही है तो तू ले ले 1 साल और स्टार्ट कर। अच्छा, वेरी नाइस। तो एंकरेज किया उन्होंने? हाँ एंकरेज किया कि ठीक है अभी तुझे करना है तो 1 साल तू ले। और ये बहुत बड़ी बात है, पेरेंट्स ने एंकरेज किया लेकिन इसको बांध भी दिया, ओपन एंडेड नहीं रखा। इनके फादर ने कहा 1 साल का टाइम देता हूँ, एंड दैट इज़ वेयर इसके नीचे आग लगा दी, रॉकेट सिंह बना दिया इसको। चलिए आगे बताइए। हाँ, देन पापा ने परमिशन दे दी थी कि हाँ ठीक है। और 1 साल का टाइम पीरियड था, तो मैं टाइम बाउंड में भी था कि 1 साल में तो हमें कुछ करना ही है, वरना फिर से हम रूटीन लाइफ में आ जाएंगे। ठीक है। तो मैंने मेरी फ्रेंड सब है एक टीम बनाई फ्रेंड सर्कल में, उनको बताया कि मेरा ये प्लान है, ये सेगमेंट हीट एक्सचेंजर मैंने सेलेक्ट किया है। हीट एक्सचेंजर्स है, कंडेंसर, चिलर्स, इवापोरेटर्स, रीबॉयलर्स, इसको सर्विस सेक्टर में हम स्टार्ट करेंगे फॉर एंट्री बैरियर के लिए। ओके। एंड देन हम इसको मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन ऑल में जाएंगे, लेकिन फर्स्ट पॉइंट हम एंट्री लेंगे। ओके, ताकि एंटी बैरियर को हम क्रॉस कर जाए। यस। तो जो मेरी टीम 4 लोगों की बनाई मैंने, तो हमने स्टार्ट किया मार्केट असेसमेंट। उससे पहले ये 4 लोग भी इंजीनियर थे? यस, ये 4 लोग भी इंजीनियर थे। अच्छा, तो अब ये 5 जनों की एक टीम बन गई, स्ट्रॉन्ग इंजीनियर। यस, स्ट्रॉन्ग इंजीनियर। उनका सारा भी कुछ बिजनेस का एक्सपीरियंस था या वो लोग भी जॉब करते थे? नहीं, सब जॉब ढूंढ रहे थे। अच्छा, तो वो जो होता है ना कि हाँ अभी जॉब नहीं मिली है तो चलो कुछ स्टार्टअप में करते हैं। अच्छा, ऐसा वाला। चलो वेरी नाइस, आगे बढ़िए। तो एज अ लीडर मुझे ये देखना था कि जब 5 लोगों की टीम है मेरे साथ, तो मुझे वर्क डिवीज़न भी देना पड़ेगा। ओके। तो हमने पहले एक पॉइंट था कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक खर्चा था कि हम पेट्रोल अलाउंस निकाल सकते थे, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। ओके। अभी आपको एक इंडस्ट्री डालनी है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आपको ऑफिस भी चाहिए, आपको ट्रैवलिंग भी करना पड़ेगा,
आपको अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले भी करना पड़ेगा एंड एक्सपीरियंस भी चाहिए जो हमारे पास नहीं था। ठीक है। सिर्फ एक एक चीज़ सोच होती है कि प्लांट भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, टीम चाहिए, प्रोडक्शन का दिखाना चाहिए, फैब्रिकेशन सेटअप होना चाहिए। यस। जी। तो मेरे पास एक ही चीज़ था, कॉन्फिडेंस, जो मैं डेली इन 4 लोगों को सुबह देता था। अच्छा, वो Yes. गुट्टी उनको पिलाते थे सुबह? हाँ, सुबह हमारी मॉर्निंग मीटिंग होती थी कि आज का ये प्लान है और ये वाले डिवीज़न में हमें जाना है या फिर यहाँ पे जाना है और आज 6 बजे तक, शाम तक इतना हमको कवर करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, इन द सेंस फ्रेंड सर्कल में ही हमारे सीए है एंड ऑल है, तो मैंने एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी। और उससे भी पहले सबसे बड़ी बात कि कंपनी का नाम क्या रखे। ये तो आया, बीवीएम इंडस्ट्रीज। यस। अच्छा, बताइए क्या है इसके पीछे? तो बीवीएम इंडस्ट्रीज़ में जब जब हमने मतलब सोचा कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सब कंफ्यूज कि नाम क्या रखेंगे, नाम क्या रखेंगे। तो बोला कि भाविन महिरिया बीवीएम इंडस्ट्रीज़। मैं बोला यार ऐसे नहीं रख सकते। बोला नहीं नहीं, ये नाम आगे जाके बहुत बड़ा होगा, देख लेना। अच्छा, तो बोला ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस उन्होंने वापस दिया आपको? यस, जैसे उसको बोल सकते हैं बेस्ट वैल्यूएबल मैन्युफैक्चरर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके। तो हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी, देन मेल एंड ऑल कंप्लीट करवा दिया। उसका बैंक अकाउंट खुलवा दिया, जीएसटी ले लिया, ऑडिट एंड सब कर दिया। जी, ठीक है। तो बीवीएम इंडस्ट्रीज आपने सोलोप्रेन्योर बनाई, पार्टनरशिप बनाई, क्या बनाया जब स्टार्ट किए? हाँ, सोलो प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, ओके। चलिए, अब आपके पास आपने मेंटेनेंस करने का ठान लिया, तो ऑर्डर कैसे निकाले आप लोगों ने मेंटेनेंस के? तो आप तो लगते ही नहीं है, आप अभी आप कह रहे हो 27 साल की उम्र में आप कह रहे हो कि मुझे तो लगा आप 22 साल के हो, पर जब एक्चुअली आप 22 साल के होंगे तब तो आप 16-17 साल के लगते होंगे। हाँ, वो बात भी है। है एट द एज ऑफ 23 हमने स्टार्ट किया था ये जी। तो जब हमने ये कंपनी रजिस्ट्रेशन कर दी और मेरी जो टीम थी मतलब, तो उनको मैंने बताया कि हमको ये वाले डिवीज़न में जाना है, तो उसके लिए हमको मार्केट असेसमेंट सबसे पहले करना पड़ेगा कि ये कौन से सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लगता है और वो वाला सेगमेंट नियरेस्ट हमारे कहाँ पे है, कि हम कहाँ पे सबसे पहले पहुँच सकें। तो देन हमने स्टार्ट किया बड़ौदा में ही। बड़ौदा में अलग अलग जोन है, केमिकल जोन, प्लास्टिक जोन, इंजीनियरिंग जोन। तो हमने डेली एक एक जोन विज़िट करना स्टार्ट किया। अच्छा, ओके। देन हम विज़िट करते थे, कंपनियों का लिस्ट बनाते थे एंड देन उसका ईमेल भी निकालते थे एंड उसको मेल करते थे। ओके, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमने बड़ौदा की हर इंडस्ट्री, हर जोन कवर कर लिया। ये इसमें कितना टाइम लगा? 1-2 महीने लग गए? यस, 2 महीने ऊपर लग गए। 2 महीने का टाइम लगा हमको। अब 12 में से 2 चले गए? यस, 12 में से 2 चले गए। अब बताइए बाकी के 10 महीने। तो जैसे कि हमने बड़ौदा कवर किया तो हमें पता चला कि एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर और ये जो प्रोडक्ट है कंडेंसर, चिलर्स एंड इसके रिगार्डिंग कौन सा जोन सबसे इफ़ेक्टिव है। तो बड़ौदा में एक जोन है मंजूसर करके, देन अंकलेश्वर एक जोन है एंड दहेज, ओके, जहाँ पे केमिकल का हब है। तो हमने इधर अभी मार्केट असेसमेंट ख़त्म हो चुका था, हमारे पास लिस्ट था कि कौन से जोन में जाना है। तो हमने मेलिंग एंड कॉलिंग स्टार्ट किया। तो पहले तो हमने 6000 कंपनी विज़िट की, विज़िट इन द सेंस कि लिस्ट बनाने के लिए। देन हमने कॉलिंग चालू किया, तो 2000 प्लस कॉल किया हमने और उसी 2000 कॉल में से हमारे पास 300 जितनी विज़िट प्लान हुई। अच्छा, इंडस्ट्री में। ओके। इसके साथ साथ हमने अपना कंपनी प्रोफाइल, वेबसाइट एंड जो कंपनी लुकआउट है वो सब रेडी कर लिया था। तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट गया आपका? उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 तो to कहाँ 10,000 से आपने पैसे? वो थोड़ा जॉब से बचाया था अच्छा। मैंने, तो वही 10 to 20,000। ठीक है, ओके, फाइन। अब आते हैं 5 महीने हो गए, 7 महीने रह गए, कैसे आपने 7 महीने में इंडस्ट्री डाल दी? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने लिस्ट बनाया एक सारी कंपनियों का, 6000 कंपनियों का।
2000 कॉल किए एंड 300 विज़िट की। तो इसी विज़िट में से मुझे कहीं कहीं पे नेगेटिव बातें भी आई। ठीक है, तो ठीक है। एंड मैं जब विज़िट करता था तो मुझे ये भी सुनने को आया कि आपकी कंपनी तो नई है, अभी अभी खुली है, एक्सपीरियंस क्या है एंड ऑल। सही है। लेकिन क्या है कि पॉजिटिव वे में जब जाएंगे तो आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। अगर आप नेगेटिव बात को पकड़ लेंगे तो आप कर नहीं सकते। तो मैं मेरी टीम को भी हर दिन पॉजिटिव रखता था कि हमें कवर करना है, अभी और इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री है, ऐसे करके। तो हमें एक नामचीन कंपनी है बड़ौदा की, गवर्नमेंट की, उधर से इंक्वायरी आई। ओके। और हमने उधर विज़िट किया एंड ऑल 4 मंथ्स समथिंग हो चुके थे तब तक। तो 4 मंथ तब तक हमारे पास ना मशीनरी थी, ना मैन पावर था, कुछ सेटअप नहीं था। बट मेंटेनेंस करते थे आप? मेंटेनेंस के लिए हाँ, मेंटेनेंस कर लेते थे? हाँ कर लेते थे, हम अरेंज करके कर लेते थे। ओके। मेरे पास सब रेडी था, मतलब जैसे कि आज वर्क है तो हो जाएगा। तो मुझे पहला ऑर्डर क्लिक हुआ जस्ट 20,000 का। ओके। 5 मंथ्स के बाद। अच्छा। यस। ओके। और वो वर्क मैंने एक ही नाइट में कंप्लीट कर दिया। ओह वाह। और मेरे लिए ये सबसे पहला वर्क था, मेरे लिए ऐसे एक्साइटमेंट भी थी एंड खुश भी था मैं कि हाँ चलो BVM इंडस्ट्रीज़ में पहला वर्क आ चुका है। मैंने घर पे भी बताया, टीम भी खुश थी कि अभी स्टार्ट हो गया और हम वर्क को कन्वर्ट करना सीख भी गए। साथ साथ हम सीख भी रहे थे कि वर्क कैसे लिया जाएगा एंड एग्जीक्यूशन को भी बेहतर बना रहे थे। ओके। तो पहला ऑर्डर आपका 20,000? यस। करेक्ट। यस। उसके बाद में सेलिब्रेशन क्या है कि अभी तो ऑर्डर आया है, अभी तो ऐसे इससे प्लस में जाना है। तो 20 से 2 लाख तक, 2 से 4, क्योंकि हमें वैल्यूएशन पता थी कि इसका मार्केट कितना है। तो 2 लाख 4 लाख ऐसा वैल्यूएशन। तो पहले साल में भाविन भाई आपने कितना टर्नओवर कर लिया मेंटेनेंस से करते करते? जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीने तो हमारे निकल चुके थे मार्केट असेसमेंट में। करेक्ट। देन हमने एक और इंडस्ट्री में ऐसे ही रेफरेंस से, मतलब ऐसे विज़िट करते करते हमें मौका मिला और हम उधर मिले जब टेक्निकल टीम से, तो उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि हमारे पास इतना वर्क है। तो हमने भी उनको टेक्निकल जब कोटेशन एंड ऑल दिया, तब हमारा उनका क्राइटेरिया टेक्निकल क्लियर था, मतलब हम टेक्निकल पास कर चुके थे। उनको लगा कि यस ये टेक्निकल क्लियर है, ये कर सकते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूशन। तो मुझे सेकेंड ऑर्डर 16 लाख का मिला। ओके। और वो ऑर्डर के लिए मुझे 8 मंथ का टाइम पीरियड दिया गया। कंप्लीट करने के लिए। अच्छा। ओके। और जब ये सेकेंड ऑर्डर मुझे 16 लाख का आया, तब मुझे रियलाइजेशन हो चुका था कि अभी जब जैसे कि ये सेकेंड 16 का आया, 20 से 16 का, तो ये और भी बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस था, टीम को भी बता दिया था कि अभी प्रॉपर मेहनत ऑन द वे है, करना ही पड़ेगा। हमने वो 8 मंथ का ऑर्डर 3 मंथ में कंप्लीट कर दिया। अच्छा। यस। ओके। पूरे प्लानिंग के साथ, एग्जीक्यूशन, मैन पावर एंड ऑल, मशीनरी अरेंज करके, क्योंकि हमें एडवांस में मिला 50%। ओके। और मेरा मानना है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से, तो जो मैंने स्टार्ट किया वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से ही किया। एक ही इन्वेस्टमेंट था, कॉन्फिडेंस। यस, कॉन्फिडेंस आपको आगे ले जाता है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप कुछ स्टेप ले ही नहीं सकते। आपका कॉन्फिडेंस है तभी आप इंडस्ट्री में टिक पाओगे। ओके, सही है। तो अभी 1 साल तो पूरा हुआ नहीं है। 1 साल में आते आते आपने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए? 1 साल में आते आते जैसे कि हमने 50 प्लस क्रॉस कर चुका था, मतलब 50 पीछे के। यस। 6 महीने जो कंप्लीट हो चुके थे, 7वें महीने में हमारा ये 16 लाख का ऑर्डर आ चुका था। और जो बाद के 5-6 महीने बचे थे, 5 महीने ऑन एवरेज, तो उसमें हमारे पास ऐसे 5 लाख के, 6 लाख के, ऐसा करके हमारे पास 50 लाख प्लस के ऑर्डर थे। सो फ्रेंड्स, पैसा लिमिटेशन नहीं है, जज्बात है। देखिए, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके उन्होंने पहले साल में ही, और पहले साल में एग्जैक्टली कहा जाए तो लास्ट के 5 महीने में, क्योंकि पापा ने तो बांध दिया था 1 साल से बाद
अगेन आपको वापस जो जॉब में जाना पड़ेगा अगर आप नहीं कर पाओगे तो 50 लाख का टर्नओवर कर लिया इन्होंने वेरी फर्स्ट ईयर। दैट्स इट, वंडरफुल। चलिए आगे चलते हैं आपकी जर्नी में। अब क्या? तो जैसे कि एक साल ख़त्म हुआ, मेरा 50 प्लस टर्नओवर था और मार्केट असेसमेंट के 6 महीने में छोड़ भी दूँ तो ऑन एवरेज वर्किंग के जो एक साल है, मतलब मार्केट असेसमेंट के 6 महीने के बाद का जो 1 ईयर का टाइम पीरियड है, उसमें हमने 1.5 CR का टर्नओवर क्रॉस किया। अच्छा। एक्चुअली जो वर्किंग था। ओके, गुड गुड Yes. गुड, ठीक है। और मैंने ऐसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को भी कवर किया जहाँ पे पहुँचना एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत मुश्किल है। ओके, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो तो बताइए। आप नाम मत बताइए कि इंडस्ट्री कौन सी थी, ये बता दीजिए, कंपनी का नाम मत बताइए, लेकिन कैसे चैलेंज को आपने ओवरकम किया, क्योंकि आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर से ये कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे कि आपको कोई जगह पे वर्क है और काम लेना है जी। लेकिन एज अ यंग एंटरप्रेन्योर जब मैं जाता था तो लोगों की मानसिकता होती है एज देख के जज करना। हाँ, तो उस मन में सोचते होंगे, बोलते तो नहीं होंगे पर मन में सोचते होंगे यार इसकी तो दाढ़ी मूंछ भी नहीं है अभी। हाँ, होता है ऐसा और बहुत लोगों ने बोला भी है। अच्छा, बोला भी है। तो लोग एज के हिसाब से जज करते हैं। तो मैं आपको चैलेंजेस के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को किए गए, जैसे कि आपकी इंडस्ट्री है? अच्छा, सच में? ओके, आपकी कार खुद की है? बताओ। हाँ, अच्छा। हाँ, ऐसे प्रूफ मांगते थे कि वाह, आपकी इंडस्ट्री है, हमें विश्वास नहीं है। और आपके पास एक्सपीरियंस क्या है? आपने कितने साल जॉब की है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, आप नहीं कर पाओगे। हाँ, ऐसे जज कर लेते थे। सही है, सही है। तो किस तरह आप उनको कन्विंस करते थे? तो मेरा एक, जैसे कि मैंने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को फॉलो किया था, तो उसमें मार्केटिंग में साम दाम दंड भेद सब रूल है। तो एज ए मैं किसी इंडस्ट्री में जाता था तो एज ए इंजीनियर विजिट करने के लिए जाता था तो कोई मुझे जज ना करे कि मैं पहले काम को देख लूँ। ओके। जब मैं काम को देख लेता था उसके बाद मैं इसका टेक्निकल क्राइटेरिया जो कोटेशन देना होता है वो मैं कोटेशन सबमिट करता था और सामने वाली इंडस्ट्री को उसका पूरा टेक्निकल जब क्लियर हो जाता था तब वो मुझे कम्युनिकेशन के लिए कॉलिंग एंड मेलिंग पे कांटेक्ट करते थे। जब ये सारी चीज़ें हम परफेक्शन में आने लगे तो मेरा एक रूल है कि टेक्निकल जो मेन चीज़ है आपका वो बहुत क्लियर होना चाहिए। वो आपका कोर पॉइंट है कि क्वालिटी एंड टेक्निकलिटी में आप बेस्ड होने चाहिए। तो इसी हिसाब से जब टेक्निकल मेरा कंप्लीट होता था तो मुझे ऑर्डर क्लिक होने स्टार्ट हो गए। ओके। और मैं टीम भी है वो स्टैंडर्ड है, मतलब क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं। अच्छा। क्वालिटी इज़ द बेस्ट, क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, ये हमारा यूएसपी है। सेकंड पॉइंट है टाइम, लेकिन फर्स्ट है क्वालिटी। ओके, ठीक है। तो मैं एज ए इंजीनियर विजिट करके ये ऑर्डर क्लिक करता था और लास्ट में जब काम अच्छी क्वालिटी से होता था तब उनको पता चलता था कि यही है जिनकी इंडस्ट्री है। यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बामिन भाई, अब ये बताइए कि मेंटेनेंस से आपने ग्रेजुएशन टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग इन सब प्रोडक्ट्स का कब स्टार्ट किया? 12 महीने के बाद? हाँ, 12 महीने के बाद। अच्छा, सो तब तक डैड कन्विंस हो चुके थे कि नाउ टेक ऑफ हो चुका है बेटा? हाँ, तब तक डैड कन्विंस हो चुके थे। अच्छा। कि अभी ये कर लेगा और इसमें कॉन्फिडेंस भी है और उन्होंने ऑर्डर्स भी देखे थे, स्किल भी है, नॉलेज भी है, स्किल्स भी है। हमने बहुत सारे उसमें इन टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन भी ले लिया। अच्छा, ओके। तो आपने इंडस्ट्री एग्जीबिशंस भी पार्टिसिपेट किया कि विजिट किया? पार्टिसिपेशन भी किया एंड विजिट भी किया। अच्छा, ओके, फाइन, ठीक है। चलिए फिर मैन्युफैक्चरिंग में कब आए? तो मेन पॉइंट है कि ये जो सर्विस सेक्टर है उसमें सर्विस भी होती है एक्सचेंजर की, हीट एक्सचेंजर की, एंड इनको नए भी चाहिए। तो मेरा एक मानना है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट सर्विस में आप हो। अभी किसी कंपनी को नया एक्सचेंजर भी चाहिए तो हम ही देंगे। तो एंट्री बैरियर है वेंडर डेवलपमेंट, हम इस कंपनी में पहले एंट्री हो ले एज अ सर्विस है। करेक्ट,
ठीक है। देन हम उन्हें प्रपोज करते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, डिज़ाइनिंग भी करते हैं, डिटेलिंग भी करते हैं। अच्छा, तो जब हमें उनको हमारी सर्विस का आइडिया है कि इनकी क्वालिटी है, पसंद आ गई Yes. सर्विस तो ये हमें नए एक्सचेंजर के लिए भी इंक्वायरी देते हैं। सो फ्रेंड्स, वेरी स्मार्ट मूव, सर्विस के थ्रू एंट्री बैरियर को क्रॉस किया और अब मैन्युफैक्चरिंग में चले गए। कम ऑन, लेट्स मूव फर्दर। तो एक प्रोडक्ट की स्टार्टिंग में या सारी प्रोडक्ट्स पूरी रेंज कर डाली या कैसे आगे बढ़े मैन्युफैक्चरिंग? जैसे कि हमने हीट एक्सचेंजर से स्टार्ट किया, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग भी हीट एक्सचेंजर से ही स्टार्ट किया कि सर्विस भी हमने पहले इसकी ही की। वैसे इसमें हीट एक्सचेंजर, कंडेंसर, चिलर, इवापोरेटर, रीबॉयलर, ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। लेकिन क्या है कि एप्लीकेशन के आधार पे नाम अलग अलग है, प्रोडक्ट एक ही है। जैसे हीटिंग के लिए हीट एक्सचेंजर, चिलिंग के लिए चिलर, ऑयल के लिए ऑयल कूलर। करेक्ट। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग भी धीरे धीरे स्टार्ट की। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए आपको एक प्रेमाइसिस की ज़रूरत पड़ी होगी, यस, मशीनरी की ज़रूरत पड़ी होगी। यस। ये कैसे जुटाया आपने? फिर उसके लिए फाइनेंस चाहिए होगा या कि इंटरनल फाइनेंस से आपने किया? आप बैंक के पास गए, बैंक का एक्सपीरियंस क्या रहा? फैमिली से फंड्स मांगे, उसका एक्सपीरियंस रहा? कुछ हमें ज़्यादा बताइए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ऑलरेडी थोड़ा टर्नओवर बना चुके थे, जी, तो क्या है? हमने उसमें से थोड़ा फंड को यूटिलाइज़ किया अच्छा, कि हम एक जगह लेते हैं एंड देन मशीनरी भी परचेस करते हैं। तो उसी फंड को यूटिलाइज़ करके हमने रेंट पे जगह लिया एंड मशीनरी भी ली और मैन पावर भी हायर किया। अच्छा, ओके। तो पहला ऑर्डर जो मशीनरी का है, जो आपने जो बनाया, हीट एक्सचेंजर बनाया जो भी, वो पहला कब मिला, किस वैल्यू का मिला, ये बताइए। ओके, तो 1 ईयर के बाद जब हम सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ चुके थे और मैन्युफैक्चरिंग में एंटर हुए थे, तो हमें पहला ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग का, हीट एक्सचेंजर का, एक बहुत ही बड़ी कंपनी है नैनीताल की, अच्छा, यस, उधर से मिला और उसका वैल्यूएशन 15 लाख था अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का। और फंड तो हमारे पास कंपनी में रोटेशन में थे, तो हमने उसी का यूज़ किया। अच्छा, और मेरा मानना है कि लोन के प्रति मैं अभी बढ़ना नहीं चाहता था। ओके। तो अभी आप बैंक के पास बैंक का फंड यूज़ कर रहे हैं कि अभी भी नहीं यूज़ कर रहे अभी भी नहीं यूज़ करता मैं। हैं? वाह, ओके, ठीक है, राइट राइट राइट। तो आई एम श्योर कि आपका टर्नओवर भी इस समय अच्छा होगा, आपका कैश फ्लो भी अच्छा होगा, क्योंकि आप बैंक के पास गए नहीं हैं। यस। और कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी है जो आपने एसएमईज़ को जो मिलती है, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ को मिलती है, जो आपने यूज़ कर रहे हैं? जैसे कि गवर्नमेंट से बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, एमएसएमई है, एनएसआईसी है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़। जैसे कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो सूरत में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का हेड ऑफिस है। तो उधर के हमारे एक सर है, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया है, कि कुलदीप सिंह राजपूत उनका नाम है। अच्छा। और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के हेड है। अच्छा। सूरत में उनका ऑफिस है जी। तो जब मैंने इंडस्ट्री स्टार्ट किया तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया था कि सर मैं एक ऐसा इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रहा हूँ इंजीनियरिंग सेक्टर में, तो गवर्नमेंट स्कीम क्या होती है और मुझे आपका सपोर्ट भी चाहिए। तो उन्होंने मुझे एट द स्टेज ऑफ स्टार्टिंग उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई कि गवर्नमेंट से क्या क्या हेल्प मिल सकती है, कहीं कहीं पे विज़िट के लिए आपको हेल्प मिल सकती है, इंटरनेशनल विज़िट में भी हेल्प मिल सकती है। उन्होंने भी मोरल सपोर्ट दिया मुझे। ओके, गुड। तो मुझे एट द टाइम ऑफ 23 सारी गवर्नमेंट स्कीम पता थी। अच्छा। एमएसएमई की, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल, करेक्ट। एनएसआईसी है, नेशनल इंडस्ट्रीज़, नेशनल स्मॉल Small Industries इंडस्ट्रीज, Corporation। फिर एक इंजीनियरिंग बॉडी है जो एक्सपोर्ट के लिए काम करता है, ईईपीसी नाम है, जिसका ऑफिस भी अहमदाबाद में ही है। जी। तो ये सारी गवर्नमेंट स्कीम एंड ऑल मुझे पता था। ओके। तो मुझे ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं था कि कोई एक गवर्नमेंट के रूल जैसे जीएसटी एंड ऑल, उसमें भी मुझे नॉलेज था। ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं। करेक्ट। तो आज की तारीख में आप कितने यूनिट्स साल में बनाते हैं या मंथ में बनाते हैं और मार्केट करते हैं, सेल कर लेते हैं? आज की तारीख में हमारे पास एक
ही इंडस्ट्री के 20 एक्सचेंजर का ऑर्डर है, और ऐसी अलग अलग 12 इंडस्ट्रीज़ में हम 12-14 इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अच्छा। एंड सर्विस के लिए तो पूरा मार्केट है, मतलब 300 जितनी इंडस्ट्रीज company, हैं। yes। हाँ, ठीक है, गुड। तो अब आप काफ़ी हद तक मैन्युफैक्चरिंग में स्टेबल हो चुके हैं, आप लोगों की ब्रांड भी बन गई होगी। किस ब्रांड से आप अपने हीट एक्सचेंजर्स बेचते हैं? हम वीवीएम इंडस्ट्रीज़ के नाम से ही हीट एक्सचेंजर्स का प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा। और साथों साथ सर्विस का भी हमने चालू ही रखा है, जिसमें हम शटडाउन भी लेते हैं प्लांट एंड मेंटेनेंस का, जिसमें एक्सचेंजर का वर्क भी करते हैं और मेंटेनेंस का वर्क भी करते हैं। ओके, फाइन। तो आज की तारीख में आपकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? आज की तारीख में हमने एक फैक्ट्री डाली है बड़ौदा में जी। और दूसरी फैक्ट्री का हम प्लानिंग कर रहे हैं सूरत से आगे, अच्छा। वलसाड़, मतलब अपना दहेज वाला एरिया में। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जोन, इंडस्ट्रियल जोन बहुत बड़ा है। अंकलेश्वर है, दहेज है, और केमिकल जोन भी बड़ा है। अच्छा। तो सर्विस हम उधर से नियरेस्ट पॉइंट ज़्यादा अच्छी तरह आसानी से दे सकते हैं। ओके, तो सर्विस का तो वहाँ पे सेटअप करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ बड़ौदा में कैसा, व्हाट इज़ योर प्लान? सर्विस का हम दहेज मतलब भरूच में सेट करेंगे, एंड मैन्युफैक्चरिंग हम बड़ौदा ही रखेंगे। ओके। अब टीम बढ़ती जा रही है, आपके नीचे और लोग भी होंगे, मैनेजर्स होंगे, टेक्निकल, कमर्शियल साइड? अभी टीम में टेक्निकल साइड भी है, और हमने मैनेजर्स मतलब टीम वर्क मतलब ऑफिस वर्क भी बढ़ाया है। अच्छा। एंड अभी हमारा प्लानिंग है ओवरसीज़ में जाने का। हमने दुबई भी विज़िट की है, अबू धाबी भी विज़िट की है। ओके, एग्जीबिशंस वगैरह में? एग्जीबिशंस में and अभी हमारी बातचीत भी चल रही है क्लाइंट से? यस, क्लाइंट से, कि हम ओवरसीज़ में भी सर्विस का मार्केट को एक्सप्लोर करें। अच्छा, ओके। इंडिया में कहाँ कहाँ आप लोग एस्टेब्लिश हो चुके हैं? इंडिया में मैंने अभी तक पहले तो गुजरात कवर किया, अच्छा। देन महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तराखंड, और उड़ीसा में भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। अच्छा। DRDO की बॉडी में, उसमें भी हम प्लानिंग में हैं। ओके, फाइन। अगर हम देखें तो आपकी इतनी छोटी उम्र है, आप एक एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, ठीक है ना। जर्नी काफ़ी लंबी है, और इस दौरान आपने कहा कि मैं ऑलरेडी मैनेजमेंट के कोर्सेज कर रहा हूँ। बताइए उनके बारे में कुछ हमें। जैसे कि मैंने 1.5 CR का टर्नओवर क्रॉस किया जी। तो एक गवर्नमेंट स्कीम थी कि यंग एंटरप्रेन्योर के लिए गवर्नमेंट ने एक बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाला है IIM जम्मू में। अच्छा। तो मैंने उसका फॉर्म फिलअप किया, और ऑल ओवर इंडिया से 55 लोगों को सिलेक्ट किया गया। अच्छा। वो प्रोग्राम के लिए एज MBA ही है, लेकिन अलग से एंटरप्रेन्योर के लिए ये प्रोग्राम निकाला गया है। तो मेरा सिलेक्शन जम्मू कश्मीर में IIM में हो गया। अच्छा, तो ये कितने साल का प्रोग्राम है? ये 2 साल का। 2 साल का। और ये ऑन द कैंपस नहीं है या ऑन द कैंपस है? नहीं, ये फर्स्ट मंथ ऑन द कैंपस था और फिर डिजिटल है। अच्छा, ओके, ठीक है। इसके अलावा कुछ कोर्सेज आप कर रहे हैं इसके या अलावा कोई प्रोग्राम्स कर रहे हैं? हाँ, इसके अलावा अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है जागृति यात्रा में। अच्छा, वो क्या है? जागृति यात्रा एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक ऐसा है कि खजाना है। इंडिया में एक ट्रेन चलती है जागृति यात्रा। अच्छा। तो उसमें ऑल ओवर इंडिया से 500 पीपल को सिलेक्ट किया जाता है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या फिर है, लेकिन उसका सिलेक्शन थोड़ा हार्ड होता है। अच्छा। और जिसका सिलेक्शन इसमें हो जाता है वो 100% सक्सेस रेट बन जाता है उसका। ओके, तो ये कौन कंडक्ट करता है? जागरूक गवर्नमेंट का है ये? यस, गवर्नमेंट ही कंडक्ट करता है, और उसमें इन्वेस्टर्स भी आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी आते हैं। ओके। और ये 15 स्टेट कवर करती है। अच्छा, तो ये यात्रा होती है? यस। सो यू ट्रैवल डाउन अलोंग विद अदर एंटरप्रेन्योर्स। स्पेशल ट्रेन चलती है। अच्छा। तो मुंबई से निकल के मुंबई में एंड करती है। ये कितना टाइम के लिए होती है यात्रा? ये यात्रा होती है 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए। ओके, तो उसमें आपका भी सिलेक्शन हो चुका है? फाइन, दैट इज़ नाइस। चलिए, अब हम आपसे जानना चाहते हैं आपका BVM इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्यूचर क्या सोच के रखा है नेक्स्ट 5 साल में और 10 साल में?
व्हाट इज़ योर विजन? BVM इंडस्ट्रीज़ का ऐसा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर दोनों में हैं। तो हमने इसका एक 5 साल का ग्राफ बनाया है कि हमको 100 करोड़ तक जाना है। तो हम सर्विस सेक्टर में जाएंगे ओवरसीज़ में, एंड मैन्युफैक्चरिंग को भी पहले डोमेस्टिक में बढ़ाएंगे। पहले मैन्युफैक्चरिंग को हम अपने ही देश में मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे और वही सप्लाई करेंगे। ओके। एंड ओवरसीज़ में हम टेक्निकल सर्विसेज जैसे हीट एक्सचेंजर, रीट्यूबिंग है, ट्यूब रिप्लेसमेंट का इसका सर्विसिंग का वर्क है, इसका एक स्टैंडर्ड हमने प्रोसीजर बनाया है। और जितनी भी रिफाइनरीज है, सऊदी, कतार, कुवैत, अबू धाबी एंड ऑल, दुबई, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, टेक्सटाइल है, हर जगह हम सर्विस सेक्टर में पहले बढ़ेंगे। अच्छा। जैसे मैंने बताया कि एंट्री बैरियर है वेंडर डेवलपमेंट, तो हम सर्विस से एंट्री लेंगे। ओके। और हम जब कंफर्टेबल हो जाएंगे तब हम उसको मैन्युफैक्चर भी ऑफर करेंगे। ओके। सो BVM इंडस्ट्रीज अगर आज देखे जाए तो उनकी क्या प्रोडक्ट रेंज है एक, और कौन कौन से सेगमेंट्स को या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को आप लोग ट्रैप करते हो, ये बताइए। BVM इंडस्ट्रीज़ में अभी हम हीट एक्सचेंजर के ही सेगमेंट में वर्क कर रहे हैं। जैसे कि हीट एक्सचेंजर हो गया, कंडेंसर है जो बॉयलर में लगता है, चिलर है जो चिलिंग पर्पज़ में यूज़ होता है, ऑयल कूलर है जो ऑयल के लिए यूज़ होता है, इवापोरेटर है स्टीम के लिए, आफ्टर कूलर, इंटर कूलर जो एयर के लिए यूज़ होता है। तो ये वाले जो प्रोडक्ट है वो हम सर्विस भी करते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। ओके। एंड हमारी जो इंडस्ट्री है जहाँ पे हम टच कर सकते हैं वो है पहली ऑयल एंड गैस, देन केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एंड टेक्सटाइल। ठीक है, फाइन। कुछ इनोवेशन आपने अपने प्रोडक्ट्स में वगैरह में किया है या जो जैसी प्रोडक्ट्स हैं वैसी हैं? इनोवेशन तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मार्केट में आए हो, हीट एक्सचेंजर पहले से अवेलेबल है, अगर आप मार्केट में आए हो और आप इनोवेशन के बिना आप प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर करोगे तो वो पहले सोचेगा कि मैं यही प्रोडक्ट इनसे क्यों खरीदूँ। ओके। तो इनोवेशन के मामले में हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाई है, क्योंकि इंडस्ट्री में ये जो प्रोडक्ट है वो टाइम बाउंड पे वर्क करती है। ओके। लिमिटेड टाइम में हमको इसका सर्विस करना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री का हार्ट है, प्रोडक्शन इससे रुक जाता है। तो लिमिटेड टाइम में जब कंप्लीट होगा वर्क तभी ये आपको कस्टमर जो है ऑर्डर देगा। तो हमने उसमें अभी USP बना ली है कि हम लिमिटेड टाइम में एक स्ट्रॉन्ग की टीम के साथ वर्क करते हैं, सर्विस देते हैं और विथ क्वालिटी। अच्छा, तो अभी इस समय आपकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस टीम दोनों अलग अलग हैं? हाँ, दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं। ओके, ठीक है। हमें ये बताइए कि नेक्स्ट 5 साल में आप इस कंपनी को कहाँ देखते हैं? नेक्स्ट 5 साल में मैं सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग को ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं सर्विस सेक्टर में जाना चाहता हूँ पहले तो। मैन्युफैक्चरिंग में मैं मेक इन इंडिया को ही प्रमोट करूँगा पहले, कि हम इंडिया में ही पहले एस्टेब्लिश हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और 100 CR हम क्रॉस करना चाहते हैं। ठीक है। ये बताइए कि ये तो आप इंडस्ट्री कर ही रहे हैं और काफ़ी आप इसमें अच्छा आगे बढ़ गए हैं, इसके अलावा भी आप कुछ प्लान करते हैं डाइवर्सिफिकेशन, कि आप इसी इंडस्ट्री में कोई आगे चलाना चाहते हैं? मैंने सोचा है कि टेक्निकल के साथ साथ मुझे हमारे इंडिया की जो मेन चीज़ है जिस पे इंडिया चलता है, एग्रीकल्चर। ओके। तो मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे भी एक कंपनी रजिस्टर कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। तो उसमें मैं सोच रहा हूँ कि एग्रीकल्चर मार्केट सबसे बड़ा इंडिया का है जिस पे इंडिया चलता है, तो मैं उसी को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। ओके। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को। आई से करेक्ट। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आपने कुछ सोचा है क्या? रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने टेक्निकल में वर्क कर रहा हूँ तो उसमें मैं थोड़ा जा सकता हूँ। मतलब जैसे कि सर्विसिंग में रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे विंड मिल होती है, तो हमने विंड मिल की जो कंपनियां होती है उनसे भी कांटेक्ट किया है। अच्छा। जो हमारे बड़ौदा के नियरेस्ट हालोल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है विंड मिल का। ओके।
तो रिन्यूएबल एनर्जी में एक और भी चीज़ है सोलर की। तो सोलर अभी बहुत बढ़ रहा है जी। तो हमारी एक और इंडस्ट्री है जो अच्छा। मैंने मेरे पापा के नाम पे एस्टाब्लिश की है अभी, अच्छा। और हम उसमें सोलर में भी वर्क कर रहे हैं। ओके, सो आप बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी में भी हैं, इंडस्ट्री में भी हैं, और फिर एग्रीकल्चर में भी जाना चाहते हैं। यस ये बताइए भाविन भाई, इतनी छोटी उम्र में इतना सारा टाइम निकाल कैसे लेते हैं? सर, ये तो अभी क्या है कि जब आपने सोच लिया है कि इंडस्ट्री बनाना है तो उसके अलावा आपको कुछ और दिखेगा नहीं। शादी हुई आपकी? नहीं सर, शादी तो नहीं हुई अभी इसीलिए तो आप ये सब काम कर पा रहे हो। तक। हाँ, वो आप कह सकते हैं। हाँ, ओके, सो हियर इज मोस्ट एलिजिबल बैचलर आल्सो फ्रॉम बड़ौदा, जिसकी शादी नहीं हुई और 3 इंडस्ट्री चला रहा है। बढ़िया है। चलिए, हम धीरे धीरे हमारे पॉडकास्ट के एंड की ओर आ रहे हैं। 2-3 सवाल रह जाते हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। एक फिगर में टर्नओवर तो बताइए कि आप 2030 तक कहाँ लेके जाना चाहते हैं इस कंपनी को? सर, अगर मैं आपको जब आप इंडस्ट्री में घुस चुके हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, तो अभी आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं समुंदर के किनारे खड़ा हूँ। बिल्कुल सही है। मतलब जैसे कि 1 CR के ऊपर, 1.5 CR के ऊपर आप हैं, फिर भी जब आप पोटेंशियल चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो 1.5 CR तो आप कहीं पीछे छोड़ के आ चुके हैं। मैं आपको 2030 की बात कर रहा हूँ। वही बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। कि जैसे कि आप समुंदर के किनारे खड़े हैं और आपका पोटेंशियल है, फोकस है एंड कंसिस्टेंसी है, तो आपका लिमिटेशन नहीं है टर्नओवर के मामले में। ये कहीं पे भी जा सकता है। आप नया रिलायंस खड़ा कर सकते हैं, नया अदानी बना सकते हैं। ऐसे ही आप तो जाएंगे, जाना ही है। और ऐसे और भी एंटरप्रेन्योर्स है, उसको सपोर्ट भी करेंगे। करेक्ट, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए अब हम आपको जो लास्ट के हमें 2-3 सवाल हैं वो आपसे पूछते हैं और या आपको बताते हैं। एक तो हमारा सबसे पहला इशू है कि हम आपका स्कूप जानना चाहते हैं। स्कूप होता है सक्सेस कोड ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन। हर इंसान एक ऑर्डिनरी इंसान होता है और कहीं चल के वो डिसाइड करता है कि मुझे ऑर्डिनरी नहीं रहना है, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। कुछ तो जैसे बताया नेक्स्ट जनरेशन रिलायंस, नेक्स्ट जनरेशन अदानी, इस तरह। तो हम जानना चाहते हैं उस समय आप एक अपने लिए सक्सेस का कोड बना देते हैं कि मैं ये करूँगा। हम आपका सक्सेस कोड जानना चाहते हैं। जैसे कि हर कोई कुछ ना कुछ जैसे करना चाहता है, अलग अलग सेगमेंट में जाना चाहता है। मैं जो हूँ, मुझे बिज़नेस में आना था पहले से, तो मुझे भी बिज़नेस में आने के लिए कुछ ना कुछ, जैसे जब हम छोटे रहते हैं हमको पता नहीं होता कि क्या करना है, लेकिन एक चीज़ होती है कि लास्ट में ये करना है, कैसे करेंगे वो नहीं पता। 2 चीज़ इफ़ेक्ट करती है इसमें, फोकस, पॉजिटिविटी। फोकस आपका आता है वर्क से जी, पॉजिटिविटी आती है आपकी स्पिरिचुअलिटी से। ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल है तो आप किसी भी सिचुएशन में हैंडल कर सकते हो, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। करेक्ट। आप पे प्रेशर नहीं बनेगा, आप फोकस रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस स्टेबल रहेगा। ठीक है, बताइए आप स्पिरिचुअलिटी में क्या करते हैं? जैसे कि मैं आपको बताऊं, बहुत फेमस है उनका नाम, और मुझे उधर जाने का मौका भी मिला अभी 2-4 महीने पहले। कैंची धाम आश्रम के बारे में आपके सुना होगा, सुना है। नीम करोली बाबा जी। तो उधर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, ओके, उसका वाइब्रेशन उधर का कुछ अलग ही है। ओके। और जब से मैं उधर जाके आया हूँ, मेरी लाइफ भी चेंज हो चुकी है। आपको फोकस दिखेगा, आपको कॉन्फिडेंस दिखेगा, आप कहीं पे भी पीछे नहीं हटोगे, आप किसी से भी मिल सकते हो, कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकते हो, कोई भी वर्क सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। करेक्ट। स्टीव जॉब्स भी वहाँ जाके आए हैं। यस। मार्क जुकरबर्ग भी जाके आए हैं। विराट कोहली भी जाके आए हैं। हाँ, सही है। तो स्पिरिचुअल रहना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो उससे आपको थोड़ा हिम्मत मिलता है, नेगेटिविटी दूर रहती है और आप स्टे फोकस रहते हो। फाइन। सो आपका स्कूप है फोकस और दैट इज बीइंग सपोर्टेड बाय स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। एक और चीज़ हम प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारे गेस्ट के पास से
कि वो सक्सेसफुल हैं, तो हम चाहते हैं कि वो नॉन फाइनेंशियल मेंटरशिप कम से कम 1 या 2 आदमियों की करें जो आप तरह के यंग हो और जिनको बिजनेस में आना है, राइट। तो पर वो जो मेंटरशिप होगी वो नॉन फाइनेंशियल मेंटरशिप होगी, राइट। तो अगर आप इसके लिए एग्री होते हैं तो हम आपका नाम, एड्रेस, डिटेल्स वगैरह दे देंगे, सो एनीबडी इन बड़ौदा कैन गेट इन टच विथ यू। सो क्या आप उसके लिए एग्री हैं? यस, डेफिनेटली। अगर किसी को फेलियर के बारे में जानना है कि फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं, तभी उसको सक्सेस के बारे में पता चलेगा। बिल्कुल सही है। आपके अंदर पोटेंशियल है कुछ करने का, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं उसको डायरेक्शन दिखाऊंगा, लेकिन पोटेंशियल होना चाहिए। करेक्ट, सही है। तो ये आपके ऊपर है। तो हम आपका दे देंगे, नाम वगैरह, एड्रेस दे देंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देंगे, पर वो नॉन फाइनेंशियल, यस डेफिनेटली नॉन फाइनेंशियल, नो एक्सचेंज ऑफ मनी होना चाहिए। ओके फाइन, आई थिंक वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस पॉडकास्ट। अब मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, जो भी आप अपनी ऑडियंस को डायरेक्ट बात करना चाहते हैं आप उनकी ओर देख के बात कर सकते हैं। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपने पॉडकास्ट पूरा सुना होगा, तो मुझे आपसे यही एक चीज़ बतानी है कि अगर आपको किसी चीज़ में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। आपको उस चीज़ में धीरे धीरे करके एक्सपर्टीज़ लेनी पड़ेगी। मनी जो है वो फर्स्ट क्राइटेरिया नहीं है। कॉन्फिडेंस एंड फोकस्ड, कंसिस्टेंसी, ये आपको लानी पड़ेगी। जब आप ये चीज़ करना सीख जाओगे तो मनी ऑटोमेटिकली आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको अपनी इंडस्ट्री में अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो अपने काम पे फोकस रहिए, अपने वर्क को एकदम परफेक्शन से करिए। अगर आपको आपकी इंडस्ट्री डालनी है, कोई भी सेगमेंट में वर्क करना है, आपको उस क्वालिटी को परफेक्शन में बनाना ही पड़ेगा। अगर ये चीज़ आप करना सीख गए तो आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू। फाइन भाविन भाई, बड़ा अच्छा लगा, और आपका जो पॉडकास्ट है और आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। सबसे बहुत बढ़िया बात यह है कि बगैर फाइनेंस के, बगैर मनी के आपने बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। थैंक यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और हम देखना चाहेंगे आपको कम से कम एटलीस्ट नेक्स्ट 3 साल में 50 करोड़ 100 करोड़ पे तो हम देखना ही चाहेंगे आपको। डेफिनेटली। तो इस बात का हमें भी बड़ी खुशी होगी कि हमने जिनसे मुलाकात की थी वो आज 100 करोड़ पे हैं। और मैं भी शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी बात इन सारी ऑडियंस को बता पाऊँ। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड वेलकम। थैंक यू सर। ओके।